subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-diabetic drugs. Basically I am going to focus on the basic introduction about the diabetes and the insulin and their preparations. तो आज की इस वीडियो पे हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में शुरू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो पे हम बेसिकली इंट्रो के बारे में बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में और उनके बेसिक प्रिपरेशन के बारे में जो आपके सिलेबस में हैं आपके मेडिकेम में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्म 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का, जो कि है 17 चैप्टर। सो and if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology and medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी डायबिटिक ड्रग्स मीन्स दिस ड्रग बेसिकली कंट्रोल द हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन। ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम डायबिटीज़ को कम करने के लिए, खासकर डायबिटीज मेलिटस जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोल सकते हैं, उसको कम करने के लिए करते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी का शुगर लेवल 120 mg/dL से हाई चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन, और ये हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन कंटिन्यूसली लॉन्ग समय तक बना रहे, तो आपको उस डिसीज़ को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया का मेन आपका हाइपरग्लाइसेमिया ही मेन फीचर है इस डिसीज़ का। तो उनमें यूज़ होने वाले ड्रग को हम एंटी डायबिटिक ड्रग बोल सकते हैं। बात करें उनमें यूज़ होने वाले ड्रग की, तो आपके सिलेबस वाइज जो हैं फर्स्ट क्लास का है आपका इंसुलिन। इंसुलिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसुलिन ही हम यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ में, क्योंकि आपके इंसुलिन ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नॉर्मली ये एक तरीके से एंडोक्राइन हार्मोन है जो आपके बीटा सेल्स से रिलीज होते हैं पेंक्रियास के, जिसको हम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोल सकते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली इंसुलिन के अलावा भी हम ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग सल्फोनाइल की, जिसमें आते हैं टोल्बिटामाइड, क्लोरप्रोमामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमेपिराइड। तो ये आपके कुछ ड्रग हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं आपके ड्रग के रूप में, ओरल हाइपरग्लाइसेमिक के रूप में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के ड्रग हैं। नेक्स्ट है आपका बाइगोनाइड्स, जिसमें आते हैं फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन आज के डेट में बैंड हो चुका है, इसलिए हम उसको उतना स्टडी नहीं करते हैं। सेकेंड आता है आपका थायाजोलिडिन डाइओन्स। तो इसमें आते हैं आपके जो ड्रग हैं पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। जो आपके नेक्स्ट आपका मेग्लिटिनाइड्स, जिसमें आते हैं आपके रेपाग्लिनाइड्स और नाटेग्लिनाइड्स। इसके अलावा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर्स के रूप में आते हैं एकार्बोज और ओग्लिबोस। तो ये आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। ये आपका ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है, इसको हम ओरली यूज़ कर सकते हैं मेजरली। और जो आपका इंसुलिन है वो बेसिकली हम एससी या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू इंटेक करते हैं, जिसके बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं आज की डेट पे जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डिटेल्स में, मतलब बेसिकली। तो अब आते हैं हम लोग इसके आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप उसको रिफर कीजिए। इन लेक्चर्स को ऑलरेडी लिंक्स जो हैं हम इस पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं, डायरेक्टली आप जा सकते हैं लिंक के थ्रू, या फिर आप मेरे वेबसाइट है या फिर आपके जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं उनमें जो प्लेलिस्ट है फार्माकोलॉजी 2 का, उसमें भी आपको ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इजीली। चलिए अब करते हैं बेसिक्स अबाउट द डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि कुछ इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है आपको इस क्लास के रूप में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और एक तरीके से जीके टाइप से आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगा। आपने फिलहाल डिटेल जो है पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है, बट आपको शायद याद नहीं होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की। डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलिटस है वही एक तरीके से हाइपरग्लाइसेमिक है, ठीक है। जो डायबिटीज इंसिपिडस है, जिसको हम पॉलीयूरिया भी बोल सकते हैं, मीन्स उसमें आपका यूरिन का आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की, जिसे हम डीएम बोल सकते हैं शॉर्ट में। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक डिसीज इन विच देयर द हाई ब्लड शुगर लेवल्स मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द इंसुलिन फॉर्मेशन, सिक्रेशन और द एक्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशंस लॉन्ग समय तक बना रहा, तो उसको हम डायबिटीज़ बोल सकते हैं डिसीज़ के रूप में। और इनमें बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, वो हार्मोन या तो प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उस हार्मोन का, या प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पा रहा है, या फिर वो प्रॉपरली अपना एक्शन शो नहीं कर पा रहा है टिश्यूज़ पे। बहुत सारे टिश्यूज़ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन के एक्शन के थ्रू वो
अपने ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, अपटेक करते हैं। तो अगर आपका जो टिश्यूज़ हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उस केस में जो इंसुलिन प्रॉपरली आपके रिसेप्टर्स पे काम नहीं करते हैं टिश्यूज़ पे और अपना काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड डीम आल्सो नोन एज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम एक्स, इसको हम सिंड्रोम एक्स से भी जानते हैं, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी हम इसको बोल सकते हैं डायबिटीज़ मेलिटस को। एंड बात करें से करेक्टरिस्टिक फीचर्स की, सो दिस मतलब डायबिटीज़ मेलिटस इज करेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, मीन्स फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर और 120 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। तो हम हाइपरग्लाइसेमिक कब बोलेंगे, जब आपके बॉडी के अंदर में जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है वो आपके 120 mg पर डेसीलीटर से हाई हो, ठीक है। एंड आल्सो कैरेक्टराइज बाय द अल्टर द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आपके ये चीज़ें जो हैं आपके होंगी किस पे, आपके डायबिटीज़ मेलिटस पे। तो क्या बेसिकली के सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स की बात करें तो आपका है पॉलीयूरिया मीन्स फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज इन द यूरिन, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट, आपको प्यास लगेगी, पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, भूख लगती है, एंड लेथार्जी एंड फैटिक, आपको थकावट या आप कर पाओगे। इसके अलावा जो है अगर डायबिटीज़ कंडीशन लॉन्ग समय तक बना रहा है, ब्लड शुगर लेवल बना रहे, तो आपके बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी जो वुंड सीलिंग हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि बात करें आपकी आई डिसीज़ जैसे ग्लूकोमा हो गया, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, वो भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेफ्रोपैथी, जो किडनी खराब है, किडनी डैमेज है, वो भी हो सकता है। तो डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट डेंजरस डिसीज़ आज के डेट में, बहुत सारे लोगों को ये होता है, ठीक है। हम बात करेंगे आगे, तो इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। बात करें इसके टाइप्स की, तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके अलावा भी बहुत सारे और टाइप्स होते हैं। बात करें हम टाइप 1 की, तो टाइप 1 जो है अप्रोक्सीमेटली 10% लोगों को होता है। जो जितने भी केसेस होते हैं, तो 100 केस हैं डायबिटीज़ मेलिटस के, तो 100 में से 10% केसेस जो हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं, जिसे हम ईयरली बात करें, पहले बात करें, इसे हम ईयरली कॉल्ड ऐसे इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और द जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। लेकिन आज की डेट पे ये वर्डिंग सही नहीं है, क्यों नहीं है हम आगे बात करेंगे। एंड बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, उसके भी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1A एंड टाइप 1B। टाइप 1A जो है ये आपका इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलिटस है, जबकि आपका टाइप 1B आइडियोपैथिक है, इसका कोई भी रीजन जो है स्टेबलाइज नहीं है। बात करें सेकंड की, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि 80% केसेस होते हैं इसके, ठीक है। जितने भी केस होंगे उसके 80% केसेस जो हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं, जो एक तरीके से ओबीस पेशेंट में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। ओबीस पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से आपको डायबिटीज़ होता है। सो ईयरली कॉल्ड एज ए नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, NIDDM और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़। लेकिन यही वर्ड सही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में देखा गया है कि आपके जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं उन पे भी बाद में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट के बेस पे क्लासीफाई करना पहले ठीक था, बट आज की डेट में सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और होते हैं, जैसे कि बात करें गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस एंड अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, जैसे कि बात करें आपकी इन्फेक्शन की, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो बहुत सारे और रीजन्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में, तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे बार बार। अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, क्या ये हैं। yearly called as a insulin dependent diabetes mellitus or juvenile onset of diabetes mellitus, and account for the 10% of cases and usually occurs in the non-obese person before the age of 30 years। तो ये बेसिकली आपके नॉन ओबेस पेशेंट में होते हैं, और इनमें जो होने का जो ऑनसेट है वो अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स से पहले ही हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम केस पे। एंड दे आर एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसुलिन रिप्लेसमेंट एज ए ट्रीटमेंट। इनकी बात करें तो ये जो है इंसुलिन में लगता ही है, मान के चलो, इसलिए पहले इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट बोल रहे थे। एंड लेक ऑफ बोथ इंसुलिन रिलीज फेज, इसलिए जो इंसुलिन का रिलीजिंग पैटर्न है वो होता है 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जिसको बोलते हैं रैपिड फेज, फेज 2 बोलते हैं डिलेड फेज। फेज 1 में जो है जो भी आपके जैसे कि बात करें पैंक्रियाटिक सेल्स की, तो ये आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें इंसुलिन होते हैं। तो आपके फेज़ 1 में जो है जो भी स्टोर्ड इंसुलिन है वो एक्शन के थ्रू रैपिडली आपके रिलीज़ होते हैं, ठीक है, आप रैपिडली रिलीज़ होते हैं, ठीक। और बाद में जो है आपका इंसुलिन बनते रहता है और बाद में आपका इंसुलिन जो है धीरे धीरे रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है। तो ये 2 फेज़
आपके फेज़ 1 और फिर फेज़ 2। मतलब इस तरीके से बात करें रिलीजिंग फेज़ का, तो ये इस तरीके से होता है आपका इंसुलिन का रिलीज़, ठीक है। तो ये आपका ये टाइम फ्रेम है, ये आपका फेज़ 1 बोल सकते हैं, ये आपका फेज़ 2 बोल सकते हैं। इस पे जो है रैपिड फेज़ है, ये डिलेड फेज़ है या स्लो फेज़ है, ठीक। एंड बीटा सेल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड नॉर्मल स्टिमुलाई ऑफ इंसुलिन रिलीज। इसमें क्या होता है, आपको जो बीटा सेल्स है उनमें अगर इंसुलिन जो है बना भी होगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। इंसुलिन रिलीज होने के लिए बहुत सारे मॉड्यूलेटर्स हैं, जैसे कि बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज ही एक मॉड्यूलेटर्स है। हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो कंपेंसेटरी फीडबैक सिस्टम के थ्रू ग्लूकोज ही आपके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेगा और इंसुलिन रिलीज को एक्टिवेट कराएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल होने के बावजूद भी आपका बीटा सेल्स इनसेंसिटिव हो जाता है और वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता। इसके अलावा मेजरली केस में देखा गया है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है तो वो रिलीज क्या कराएगा, ठीक है। एज पर द न्यू क्लासिफिकेशन नाइदर एज नॉर इंसुलिन डिपेंडेंट आर कंसिडर्ड एज द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। अभी के केस की बात करें तो इसमें ना तो एज का कोई रोल है ना कोई इंसुलिन डिपेंडेंट का रोल है, ठीक है। सो फर्दर टाइप 1 डायबिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सब टाइप्स, टाइप 1A एंड टाइप 1B, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके दो टाइप्स की। तो टाइप 1A है आपका, टाइप 1 इज द इम्यून मीडिएटेड डायबिटीज मेलिटस, मीन्स इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स। इसमें आपके जो बीटा सेल्स हैं वो ऑटो इम्यून, मतलब आपके बीटा सेल्स के अगेंस्ट में आपका बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो आप ये एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के रूप में भी जाना जा सकता है, विच यूजुअली लीड्स टू द इंसुलिन डिफिशिएंसी रिडक्शन इन द इंसुलिन प्रोडक्शन। मतलब आपके इस केस में एक तरीके से बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और ये एंटीबॉडीज आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। टाइप 1B जो है आइडियोपैथिक है, मतलब इसके कोई रीजन्स जो हैं कम्प्लीटली डिपेंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। This type is characterized by the insulin deficiency with the tendency to develop the ketosis, but these patient were negative for the autoimmune markers। तो इस पे autoimmune markers नहीं होते हैं, ये आइडियोपैथिक होता है, कोई इसके रीजन फिलहाल नहीं होते हैं। इनमें जो है कीटोसिस आपको देखने को मिलता है फ्रिक्वेंटली। अब सेकेंड है आपका टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ये पहले जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट था, मेच्योरिटी ऑन सेटअप था, जो केसेस इसके 80% केसेस थे। अब बात करें तो ये जो है बेसिकली ऑकर्स इन द ओल्डर इंडिविजुअल्स, ये ओल्डर में होते हैं। इसके अलावा ओबेस एल्डोसेंट में भी हो सकते हैं, जो बहुत ही ओबेस पेशेंट हैं, ओबेस चिल्ड्रंस हैं, एल्डोसेंट हैं, उनमें भी ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेजरली की बात करें तो ये आपके 30 ईयर के बाद ही जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। Many type 2 diabetes patients require to insulin to prevent the hyperglycemia and ketosis and thus are not truly non-insulin dependent। क्योंकि आज डेट में देखा गया है कि बहुत सारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें भी आपके इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती ही है हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलना सही नहीं है। कुछ हद तक इसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से यूज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग समय के बाद जो हैं अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड द बेसिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन टाइप 2 डायबिटीज इज आइदर इम्पेयर्ड द इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें आपको दिखा गया है कि आपका जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है, जो रिलीजिंग फेज है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ड्रग के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर आपके टिश्यूज़ जो हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, इसलिए ये इनमें देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है, हार्मोन है आपके डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। मेजरली ऑफ पेशेंट डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन लेते ही हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसलिए इंसुलिन क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, प्रिकॉशन भी लगता है, इसलिए जो है डायबिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रिसर्च का एरिया है। बहुत सारे ड्रग्स रोज़ डिस्कवर हो रहे हैं, कर रहे हैं कंपनीज वगैरह, ताकि ठीक तरीके से इलाज कर सकें डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ बहुत ही डेंजर डिसीज़ हो सकता है या है, क्योंकि ये बहुत लोगों को होता है। इसके अलावा आपके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि बात करें किडनी डैमेज की हो, आई डैमेज की हो, ब्रेन डैमेज की हो, वो भी कॉज कराता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन का जो आइसोलेशन है आपके 1921 पे बेंटिंग एंड बेट्स ने किया था, ठीक है, और क्लिनिकली ये 1922 पे यूज़ हुआ। एंड द एमिनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ इंसुलिन
which made up the 51 amino acid was determined by the Sanger groups in the Cambridge in 1955. तो इंसुलिन का जो आइसोलेशन है बेंटिंगटन एंड बेट्स ने किया था, लेकिन उस इंसुलिन पे जो एमिनो एसिड के सीक्वेंसेस है जो बना होता है 51 एमिनो एसिड से, उसकी डिस्कवरी जो डिटर्मिनेशन जो है आपके सेंगर ग्रुप्स ने, सेंगर और उनके कलीग्स ने किया था आपके कैम्ब्रिज पे, ठीक है। और उन्होंने बताया था, और इस हिसाब से जो है आपके जो इंसुलिन हैं आपके 2 चेन में बने होते हैं, ए चेन और बी चेन। जो ए चेन है वो बना होता है 21 एमिनो एसिड का जो एसिडिक नेचर का होता है, और बी होता है बेसिक नेचर का जो होना है जो उसमें होता है 30 एमिनो एसिड। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, कि आपका इंसुलिन कितने एमिनो एसिड का बना होता है 51, ए में कितने होते हैं 21, बी में कितने होते हैं 30, ए क्या होता है एसिड नेचर का होता है, बी क्या होता है बेसिक का होता है। सिंपल है, ए फॉर एसिडिक, बी फॉर बेसिक, ठीक है। और ये जो आपका ये दिख रहे हैं ये ही आपका एक तरीके से एमिनो एसिड का चेन है, सीक्वेंसेस है, सिस्टीन, ग्लाइसिन, वेलिन, ठीक है आपके। तो ये सब आपके लिंक हैं। तो ये जो ए चेन और बी चेन है, दो आपके दोनों सल्फाइड ब्रिज के थ्रू लिंक होते हैं 2 जगह पे। एक होता है आपके A7 सिस्टीन और B7 सिस्टीन पे, जो 7 पोजिशन का जो एमिनो एसिड है उसमें, और 7 का बी है, जो आपके दोनों सिस्टिनाइल वाले एमिनो एसिड हैं, सिस्टीन एमिनो एसिड हैं, उन पे ये आपके बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा आपके A20 पे सिस्टीन ही है और B19 पे सिस्टीन है, ठीक है, यहाँ पे B19 और A20। इसके अलावा जो इंटरनली ए है वो भी आपके 6 पोजीशन और 11 पोजीशन पे, 6 और 11 पे जॉइंट होता है। तो याद रखिए 7 7, ठीक है, और 20 19 प्लस 6 एंड 11। तो ये भी ऑब्जेक्टिव कोई बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं इसके बायोसिंथेसिस पे, ये कैसे बनता है। ये बेसिकली बनता है हमारे पेंक्रियास सेल पे, बीटा सेल्स पे, ठीक है, विद द पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स फ्रॉम द प्रोप्री इंसुलिन। ये बेसिकली प्रोप्री इंसुलिन में से बनते हैं, जो कि सिंगल चेन 86 एमिनो एसिड का बना होता है। तो इसी प्रोप्री इंसुलिन जो ER के बनता है वो फिर बनेगा आपका प्री इंसुलिन आपके गोल्गी एपेटस पे, फिर बनता है आपका इंसुलिन, जैसे कि देख सकते हैं इस इमेज पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्री प्रो इंसुलिन है, जिसमें ए चेन ये आपका C पेप्टाइड्स हैं, ये बी चेन है, ये आपके N टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड्स हैं, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके ये जो आपका टर्मिनल्स हैं वो बाहर निकल जाएगा और ये आपका डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा इनके बीच में, और ये बनेगा प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन फिर गोल्गी बॉडी एपेटस पे जो हैं आपके C पेप्टाइड्स अलग हो जाते हैं और आपके जो इंसुलिन है वो अलग होते हैं। इस C पेप्टाइड्स पे भी आपके एंटीडायबिटिक एक्टिविटी होती है। इनकी जो T-हाफ है वो मोर देन इंसुलिन होती है। ये मार्कर है इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन के लिए। ये अगर आपकी बॉडी में बन रहा है मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन भी बन रहा है, क्योंकि आपके इन्हीं के थ्रू तो बनेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें T-हाफ इसकी, तो ये होता है 6 मिनट इसका T-हाफ आपके इंसुलिन का, ठीक। अब आते हैं इसके इफेक्ट पे ऑन मेटाबॉलिज्म, क्या क्या इसके बेसिक इफेक्ट हैं। तो बेसिकली बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इंसुलिन जो है आपके कहाँ पे कवर करते हैं, ये आपके सेल्स पे जो सरफेस एरिया है जहाँ पे होते हैं आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स, इंसुलिन लाइक रिसेप्टर्स, जो एक तरीके से टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। तो एक तरीके से एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। ये एक्टिवेट होने की वजह से जो एंजाइम है टायरोसिन काइनेज है वो एक्टिवेट होता है और फर्दर फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ये इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, और ये बेसिकली आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेटाबॉलाइट हैं इनके मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है। ये बेसिकली ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश करता है और करता है। बात करें हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, जिसे हमने रेगेंडेल से लिया है, देख सकते हैं रेगेंडेल आप। तो लीवर सेल्स में आपके यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो वो कम होगा, उससे ग्लूकोज कम बनेगा। इसके अलावा ये ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी रोकता है, कम करता है, उससे ग्लूकोज कम बनेगा। इसके अलावा एनहेंस द ग्लाइकोलिसिस मीन्स जो भी ग्लूकोज है वो उसको मेटाबलाइज करके एटीपी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस मतलब आपके जो भी ग्लूकोज बचा है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करना, ठीक है। बात करें हम फैट सेल्स की, तो फैट सेल्स में ये बेसिकली आपके ग्लूकोज अपटेक को इन्हेंस करता है और ग्लिसरॉल सिंथेसिस को भी इन्हेंस करता है। बात करें मसल्स में, तो ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाता है और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। ये बेसिक रोल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे 3 सेल्स पे।
बात करें फैट मेटाबॉलिज्म में, तो ये आपकी लिपोजेनेसिस कॉज कराता है और लिपोसिस कम करता है। मीन्स लिपिड का जो ब्रेकडाउन है उसको कम करना और लिपिड का जो सिंथेसिस है वो बढ़ाना, ताकि लिपिड आपके फैटी एसिड्स के से लेकर ग्लूकोज तक कम बन सके। इसके अलावा बात करें हम लोग आपके फैट सेल्स में जो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस बढ़ाता है, फैटी एसिड बढ़ाता है और आपके लिपोलिसिस को भी कम करता है। बात करें प्रोटीन में, तो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो कम करता है, ताकि वो प्रोटीन एमिनो एसिड ना बन सके और एमिनो एसिड फिर फर्दर ग्लूकोज में चेंज ना हो सके। इसके अलावा ये आपका एमिनो एसिड का अपटेक बढ़ाता है और प्रोटीन को भी बढ़ाता है। तो ये बेसिक आपके इफेक्ट हैं मेटाबॉलिज्म पे आपके इंसुलिन का। अब आते हैं इसके बेसिक प्रिपरेशंस पे। तो ये बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, आप नोट्स में देखिएगा, जिसमें आपकी रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग के रूप में हम ले सकते हैं। अलग अलग इसके वाइल्स हैं, कार्टेज हैं, पेन के थ्रू हैं, एससी रूट के थ्रू हम लेते हैं। कुछ आपके ओरल भी बन रहे हैं, कुछ आपके जो इनहेल्ड हैं वो भी बन रहे हैं। तो बहुत से इस पर काम चल रहा है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि बात करें आपके रैपिड एक्टिंग पे, ये है आपका इंसुलिन लिस्प्रो, जो कि कंपनी लिली होमोलोग से नाम से बनाती है, जिसमें वायल, कार्टेज या कार्टिरेज आपके डिस्पोजल पेन के रूप में बनता है। इंसुलिन स्पार्ट, जो कि नोवा नॉर्डिक्स में बनता है, वायल, कार्टेज सब बनता है। इंसुलिन ग्लूलिसिन, जो कि एपिड्रा नाम से आता है, ये कंपनी है, ये वायल इसमें आते हैं। इसके अलावा बात करें टेक्नोस्फीयर इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है आपके इनहेलर के रूप में हम ले सकते हैं। तो ये अलग प्रिपरेशंस हैं, आपके वायल्स हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, मतलब पेरेंट्रल हैं, डिस्पोजल पेन हैं, पैचेस हैं, या फिर आपके जो इनहेलर हैं, ये उनके प्रिपरेशंस हैं। ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन, इंटरमीडिएट में आपके NPH ह्यूमन, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, आप एक बार देखिए, पढ़िए। तो इन 3 तरीके से हम इंसुलिन को बना सकते हैं। So these are the basic about the diabetes and the insulin and its preparation. In my upcoming class, I will discuss the SAR of the sulfonylureas and the basic medicinal chemistry of the sulfonylureas like the tolbutamide, glipizide वगैरह वगैरह। ठीक है। So if you like videos, please press the like button, share with your friends. And last, thank you. Keep watching.